दोस्तों नमस्कार, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैंने आपसे दोस्तों एचपी जेबीटी टैट 2015 का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया। उसी का पार्ट 2 मैं आज ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसमें जो सामान्य ज्ञान के जो भी सवाल हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। एचपी जेबीटी टैट का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, आज इसमें आप देखेंगे अधिकांश सवाल यानी कि अधिकतर जो सवाल है वो विज्ञान से पूछे गए हैं। जब मैंने आपके साथ एचपी जेबीटी टैट का पहला पेपर डिस्कस किया था, मैंने आपको उस पेपर को डिस्कस करते समय आपको बताया था कि एचपी जेबीटी टैट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सिलेबस फिक्स नहीं है जीके का, कि आपको विज्ञान से कौन से कितने सवाल डालने हैं या एचपी जीके से कौन से कितने सवाल आएंगे या फिर सामान्य ज्ञान से कितने क्वेश्चन आपको पूछे जाएँ, इतिहास से कितने पूछे जाएँ, पॉलिटिकल साइंस से कितने पूछे जाएँ। लेकिन आपको हो सकता है सारे के सारे सवाल जो है जीके के ही हों दोस्तों। हो सकता है उसमें से 10-15 सवाल जो है साइंस के हों। हो सकता है कुछ सवाल जो है एचपीजीके के सवालों की संख्या जो है ज़्यादा हो। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, जैसे मैंने ये एचपीजीके के कई पेपर अब तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जो लोग जेबीटी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई भी एग्ज़ाम दें, एचपी गवर्नमेंट जो करवाती है, कोई भी एग्ज़ाम दें, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो सवाल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका अधिक समय ना लेता हुआ हम आपका ये आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 135 तक, इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 135 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ और जैसे मैंने आपको अभी बताया इसमें विज्ञान के सवाल आपको ज़्यादा देखने में मिलेंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं और आज का पहला सवाल है, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 205, ऑप्शन सी 208, ऑप्शन डी 204। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 206 अस्थियां जो है मानव शरीर में कुल होती हैं दोस्तों। अस्थियां मतलब बोन्स दोस्तों। विज्ञान का पेपर जब आप सॉल्व करोगे दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको यदि सवाल समझ ना आता है, समझ नहीं आया, तो आप उसको इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि विज्ञान जो है ये इसमें कई बार इंग्लिश की टर्म्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या दोस्तों 206 है। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि या हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है दोस्तों उसका नाम फीमर है। और फीमर जांघ की या फिर टांग की हड्डी है, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिज उसका नाम है दोस्तों। स्टेपिज कान की हड्डी है, कान के मध्य भाग में ये हड्डी पाई जाती है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है, चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए दोस्तों, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो रेडियस अल्ना है, रेडियस अल्ना ये कहाँ की हड्डी है? रेडियस अल्ना दोस्तों ये हाथों की हड्डियाँ हैं, माफ़ कीजिएगा, ये बाजू में ये हड्डियाँ होती हैं, रेडियस अल्ना। और यदि आपसे पूछा जाए कि टिबिया फिबुला जो है ये हड्डियाँ कहाँ पे होती है, तो टिबिया फिबुला दोस्तों ये जांघों की हड्डियाँ हैं, यानी कि टांगों की जो हड्डियाँ हैं वो है टिबिया फिबुला। इस तरह से आपको कई और सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सबसे कठोर भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए हड्डी, ऑप्शन बी नाखून, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी दांत का इनेमल। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, दांत का जो इनेमल है दोस्तों ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। दांतों की सबसे बाहरी परत, यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि दांतों की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो वो दांतों की सबसे बाहरी परत जो है इनेमल को ही कहते हैं और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। हमारे शरीर में जो दोस्तों हमारे मुंह में जो दांत होते हैं उनकी संख्या 32 होती है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए बच्चों में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है। अब आपसे कुछ और भी सवाल यहाँ पे एग्जाम में किए जा सकते हैं। यकृत दोस्तों ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी आपसे सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की, तो उसका नाम है यकृत। और यकृत में ही दोस्तों यूरिया का निर्माण होता है और पितरस का निर्माण होता है। पितरस तथा यूरिया का निर्माण, पितरस को इंग्लिश में बाइल जूस कहते हैं दोस्तों। पितरस तथा यूरिया का जो निर्माण होता है दोस्तों वो यकृत में होता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपसे सवाल पूछा जाए यूरिया का उत्सर्जन यानी कि यूरिया का जो एक्सक्रीशन हमारे शरीर के कौन से भाग में होता है, तो यूरिया का जो उत्सर्जन होता है दोस्तों वो वृक्क में होता है। वृक्क यानी कि किडनी।
किडनी से यूरिया का एक्सक्रीशन होता है, और ये सवाल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किडनी हमारे शरीर में एक उत्सर्जन अंग है दोस्तों। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि पितरस का यानी कि जो बाइल जूस है उसका भंडारण कहाँ पे होता है, स्टोरेज कहाँ पे होता है, तो पितरस का भंडारण पित्ताशय में होता है, और पित्ताशय को हम जो गॉल ब्लैडर कहते हैं इंग्लिश में। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वग्राही रुधिर वर्ग का नाम क्या है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी ओ। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ए बी। जो है ये रुधिर वर्ग जो है यानी कि ब्लड ग्रुप जो है ए बी, ये सर्वग्राही है। और यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि सर्वदाता कौन है, तो सर्वदाता जो है वो दोस्तों ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है। ओ ब्लड ग्रुप जो है ये सर्वदाता है, यानी कि ये खून जो है सभी ग्रुप्स को दान कर सकता है। जैसे ओ जिसका ब्लड ग्रुप है वो ए बी को भी दान कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, जिसका ए है, जिसका बी है, उन सभी को वो जो है ब्लड डोनेट कर सकता है। अब यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों, ये जो बी ब्लड ग्रुप है बी, ये बहुत मोस्ट कॉमनली जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो बी पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रेयरेस्ट कौन सा है, यानी कि बहुत कम जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो कौन सा है, वो ओ है। और ओ नेगेटिव जो होता है, ये ब्लड ग्रुप दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, बहुत कम जो है ये ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। और यहाँ पे आपको कुछ और भी सवाल ब्लड में से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जैसे आपको सवाल पूछ लिया कि हमारे ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखिए हमारे ब्लड में जो पाया जाता है, जैसे हमारे ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है दोस्तों, ब्लड प्लाज्मा जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हमारे ब्लड में WBC होते हैं, इन्हें हम शरीर के सैनिक कहते हैं हमारे शरीर में। उसके बाद RBC होते हैं दोस्तों, RBC। और हमारे शरीर में और हमारे ब्लड में जो है प्लाज्मा पाया जाता है, WBC पाए जाते हैं, RBC पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स जो है ये हमारे ब्लड में पाए जाते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परम शून्य ताप किसे कहते हैं? परम शून्य ताप किसे कहते हैं? ऑप्शन ए -250.75 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -273.15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -240 यानी कि 240.35 डिग्री सेल्सियस। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी -273.15 डिग्री -273.15 डिग्री सेल्सियस जो है दोस्तों, ये परम शून्य यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 10 अगस्त, ऑप्शन डी 9 मई। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को दोस्तों हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, सिल्क फाइबर किससे बना होता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी लवण। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सिल्क फाइबर जो है दोस्तों ये प्रोटीन से बना होता है। सिल्क जो है दोस्तों, सिल्क जो है ये एक कीड़ा होता है, उसे हम सिल्क मॉथ कहते हैं, उससे सिल्क का निर्माण किया जाता है। और सिल्क जो है ये प्रोटीन है। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए दोस्तों कि प्रोटीन किससे बना होता है, तो प्रोटीन, ध्यान रहे, प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है। अमीनो अम्ल या एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। और यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या है, कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट ये ग्लूकोज से बनता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों यदि इससे पहले मैं अगला सवाल डिस्कस करूं, यदि आपने विज्ञान के हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं और आप JBT एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने विज्ञान पे भी कुछ वीडियोस बनाए हैं और आगे आने वाले समय में भी हम विज्ञान पर वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आप कृपया उन वीडियोस को ज़रूर देखें। अब तक मैंने वहाँ पे बहुत सारे सवाल डिस्कस कर चुका हूँ ऐसे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर उन वीडियोज़ को देख करके देखें दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वायु को गर्म करने पर क्या होता है? ऑप्शन ए संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी पहले संकुचन फिर विस्तार, ऑप्शन डी पहले विस्तार फिर संकुचन। और इसका सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी कि वायु को जब गर्म किया जाता है तो उस वायु का विस्तार होता है। आपने देखा होगा अक्सर गर्मियों में दोस्तों जो गाड़ियों के टायर होते हैं वो फट जाते हैं। वो इसीलिए फट जाते हैं क्योंकि जब आप उसमें गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो टायर के अंदर जो हवा है वो
भी गर्म हो जाएगी और वो एक्सपैंड होती रहेगी। इसी वजह से टायर फट जाते हैं। और वायु को यदि ठंडा किया जाए तो उसका संकुचन होता है दोस्तों। ये भी आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से। अगला सवाल देखिए, पानी को अवशोषित करने की क्षमता किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए रेतीली, ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी दुमट्टी मिट्टी, ऑप्शन डी रेतीली और दुमट्टी मिट्टी का मिश्रण। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, चिकनी मिट्टी। जो है चिकनी मिट्टी में पानी को अवशोषण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला सवाल है दोस्तों, पौधे के किस भाग में पौधे के किस भाग द्वारा पानी परिवहित किया जाता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोइम, ऑप्शन सी स्टोमेटा, ऑप्शन डी जड़तंत्र। यानी कि दोस्तों थ्रू विच पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू विच पार्ट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू इन प्लांट्स। तो ये सवाल इस तरह से पूछा गया है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, जाइलम से। जाइलम दोस्तों, जाइलम का काम है जड़ों में से या मिट्टी में से पानी का अवशोषण करना। दोस्तों जाइलम का काम है जड़ों में से, माफ़ कीजिएगा, जड़ों में से पानी को पत्तियों तक पहुंचाना। ये काम जाइलम का है। और जो फ्लोइम होता है पौधों के अंदर, जो फ्लोइम होता है, फ्लोइम का काम होता है दोस्तों खाने का ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि खाना जो पत्तियों में बनता है तो खाने को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाना। और जड़ों का काम होता है मिट्टी में से पानी का अवशोषण करना दोस्तों। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि पानी का वाष्पीकरण कहाँ से होता है, जो इवेपोरेशन होता है पानी का पौधों में किस भाग से होता है? पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण होता है। और पत्तियों में जो स्टोमेटाज होते हैं उसमें से पानी का वाष्पीकरण होता रहता है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, मानव शरीर में वृक्क का क्या कार्य है? ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन, ऑप्शन डी परिवहन। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, उत्सर्जन यानी कि जो एक्सक्रीशन है दोस्तों, ये मानव शरीर में वृक्क का काम है। इससे पहले आज ही मैं इस वीडियो में डिस्कस करके आपको बता चुका हूँ। दोस्तों वृक्क जो है ये रक्त को साफ करता है। इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जाए, रक्त को साफ कौन करता है? तो रक्त को जो साफ करने का कार्य जो है वो वृक्क ही करता है। और रक्त जो है दोस्तों ये हमारे शरीर में एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है। रक्त जो है हमारे शरीर में जो कनेक्टिंग टिश्यू होता है दोस्तों, मतलब एक संयोजी ऊतक होता है। तो और यदि आपसे सवाल पूछा जाए दोस्तों कि लोहे का माफ़ कीजिएगा, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, ब्लड जो है वो लाल क्यों होता है दोस्तों? खून का रंग लाल इसीलिए होता है क्योंकि खून में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे जो रक्त है उसका रंग लाल होता है। हीम शब्द का मतलब लोहा होता है दोस्तों। तो हमारे रक्त में जो लोहा होता है उसी के कारण जो है हमारे रक्त का रंग लाल होता है। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान के कितना होता है? ऑप्शन ए 1/10, ऑप्शन बी 1/15, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/4। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 होता है दोस्तों। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज है, जो गुरुत्वाकर्षण क्षमता है चंद्रमा की, वो पृथ्वी से कम होती है 1/6। ये सवाल को पूछने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी थर्मोमीटर, ऑप्शन डी बेसिलोमीटर। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, बैरोमीटर जो है ये वायुमंडलीय दाब को, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मापने का एक यंत्र है बैरोमीटर। कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों ये जो हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर। और थर्मोमीटर जो है ये टेम्परेचर को मापता है दोस्तों, ये तापमान को मापता है। लेकिन यदि आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाए कि उच्च तापमान या उच्चतम तापमान जो है वो किस यंत्र से मापा जाता है, तो ध्यान रखें कि पायरोमीटर जो है, पायरोमीटर से हम उच्चतम तापमान को मापते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी इस तरह के यंत्र पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों। जैसे यदि आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया कि जो सिस्मोमीटर है, यानी कि जो सिस्मोमीटर है दोस्तों, उससे हम क्या मापते हैं, तो सिस्मोमीटर जो है ये भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापता है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता
किस यंत्र से मापी जाती है? तो आंसर होगा सिस्मोमीटर। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता मापी जाती है दोस्तों लैक्टोमीटर से। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा को किससे मापते हैं? तो विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं दोस्तों। और ये जो एग्ज़ाम में कई बार ये सवाल जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए, जो यंत्र डिस्कस किए जिनके द्वारा कई चीज़ों को मापा जाता है, एग्ज़ाम में कई बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कहाँ की वस्तु आसानी से देख लेता है? ऑप्शन ए दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन बी नज़दीक की वस्तुओं को, ऑप्शन सी छाया में रखी वस्तुओं को, ऑप्शन डी धूप में रखी वस्तुओं को। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, नज़दीक की वस्तुओं को निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। दोस्तों जो निकट दृष्टि होता है, निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होता है उसे निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। और जिसे दूर दृष्टि दोष होगा तो उसे दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी और निकट की जो वस्तु है दोस्तों वो उसे धुंधली दिखाई देगी। तो ये सवाल आपसे इस तरह से पूछे जाते हैं। अब यदि आपको सवाल पूछा जाए तो दोस्तों ये निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं। मायोपिया, तो आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि मायोपिया वाला व्यक्ति जो है वो कौन सी वस्तु को साफ देख लेता है? तो मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष को हम मेट्रोपिया कहते हैं। ये कई बार दोस्तों इस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। अब निकट दृष्टि आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस की मदद से ठीक किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो अवतल लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल प्रयोग करने से निकट दृष्टि दोष जो है वो ठीक किया जा सकता है। इसी तरह से दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस की मदद से। उत्तल लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं इंग्लिश में, और अवतल लेंस को हम कॉनकेव लेंस कहते हैं दोस्तों। इन बातों का भी आप ध्यान रखें। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें स्टूडेंट्स जो है काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवतल कौन सा है, उत्तल कौन सा है, मायोपिया किसे कहते हैं, और मेट्रोपिया किसे कहते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। और हमारी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? तो हमारी आंखों में जो लेंस होता है दोस्तों वो उत्तल लेंस होता है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि हमारी आंखों में जो हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है आंखों के किस भाग में बनता है? तो जो रेटिना होता है यानी कि दृष्टिपटल, वहाँ पर रेटिना में दोस्तों हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है। ये सवाल आपको एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। आप हमारे विज्ञान के वीडियोस को ज़रूर देखें, बहुत सारे सवाल वहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की दोस्तों। और जे थॉमसन जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। और जेम्स चैडविक ने दोस्तों इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ज़रूरी सवाल है। अब यहाँ पे आपको कुछ और सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर दोस्तों धन आवेश होता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है। ये उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, कोई धन आवेश या फिर ऋण आवेश, इनमें से कोई भी आवेश इसमें नहीं होता। ध्यान रखें दोस्तों, जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेती है दोस्तों उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु यानी कि किसी भी चीज़ का सबसे छोटा से छोटा हिस्सा जिसको कि हम और अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते हैं उसे ही हम परमाणु कहते हैं। इंग्लिश में इसे एटम कहते हैं। परमाणु में दोस्तों, परमाणु में बीच में नाभिक होता है, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, और नाभिक के चारों ओर दोस्तों परमाणु की कक्षा होती है। परमाणु की कक्षा यानी कि परमाणु का जो ऑर्बिट जो है उसके चारों तरफ होता है। अब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आपसे सवाल पूछ लिया परमाणु के नाभिक के अवयव क्या 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 होते हैं? तो परमाणु के नाभिक के अवयव या फिर घटक जो होते हैं वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि परमाणु की कक्षा के अवयव क्या हैं, तो परमाणु की कक्षा के अवयव दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपसे सवाल पूछ लिया जाए एक परमाणु के घटक कौन कौन से होते हैं, तो एक परमाणु के घटक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ये सभी हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? क्या है? ऑप्शन ए प्लेगरा, ऑप्शन बी बेरी बेरी, ऑप्शन सी स्कर्बी, ऑप्शन डी सूखा रोग यानी कि रिकेटस,
और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे हम स्कर्वी कहते हैं। विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है उसे हम वेरी कहते हैं। हालांकि प्लेग्रा भी जो है ये विटामिन बी की वजह से होता है। दोस्तों विटामिन बी जो है ये बहुत बड़ा ग्रुप है। B1, B2, B3, B4, B5, B6 इस तरह से B12 तक है। तो बी ग्रुप में किसी एक विटामिन किसी एक जो बी कॉम्प्लेक्स है दोस्तों उसमें से किसी एक की बी ग्रुप में किसी एक की कमी से प्लेग्रा होता है। अभी मेरे दिमाग में ध्यान नहीं है कि कौन सा बी ग्रुप में कौन सा विटामिन है जो जिसकी कमी से प्लेग्रा होता है। अब आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी विटामिन में धातु पाई जाती है। तो विटामिन B12 जो है दोस्तों B12 में धातु पाई जाती है। और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी धातु विटामिन में पाई जाती है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेटस यानी कि सूखा रोग होता है, इस जिसमें कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। और एक विटामिन होता है विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का यानी कि खून का थक्का जो है वो नहीं जमता दोस्तों। ये सवाल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन है जिसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो एक प्रोटीन होता है फाइब्रिन, तो फाइब्रिनोजिन। तो फाइब्रिनोजिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। लेकिन अक्सर आपको ये सवाल अगर यदि पूछा जाए तो मेरा मानना यही है, तो आपको यही पूछा जाएगा कि कौन सी विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। तो आंसर हमारा जो होगा वो होगा दोस्तों विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अब यहाँ पे आपको कुछ और सवाल पूछे जा सकते हैं। ये जो विटामिन मैंने डिस्कस किए विटामिन A, B, C, D और K, आपको सवाल पूछा जा सकता है कौन से विटामिन पानी में घुलते हैं, यानी कि पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील, दो प्रकार के होते हैं। तो आपने खाली इतना याद रखना है कि विटामिन बी और सी जो है ये पानी में घुलनशील है, बाकी जो बी विटामिन बचते हैं दोस्तों वो वसा में घुलनशील है। या कई बार सवाल पूछा जाता है ये जो विटामिन होते हैं दोस्तों ये हमें सब्जियों से मिलते हैं। हमारी जो सब्जियां हैं सब्जियों में से हमें विटामिन मिलते हैं। तो सब्जियों को जब बहुत अधिक हम गर्म करेंगे तो उसमें से विटामिन बी और सी जो है ये नष्ट हो जाते हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है सब्जियों को अधिक गर्म करने पर क्या नष्ट होता है। विटामिन ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी वसा। इस तरह से यदि आपको पूछा जाए तो सब्जियों को बहुत अधिक गर्म करने से उसमें से विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इसमें मैंने कोशिश किया है कि विज्ञान के अधिक से अधिक सवालों को मैं डिस्कस करूं, लेकिन बहुत ज़्यादा सवाल मैं डिस्कस नहीं कर पाया इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर कई स्टूडेंट्स जो है उनका इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यदि आप विज्ञान के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और भी सवालों को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे विज्ञान जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। विज्ञान टॉपिक हमने अलग से वहाँ पे डिस्कस किया है, वहाँ पे भी आप और सवालों को देख सकते हैं। दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा देखने के लिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, आप इस चैनल को आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारा जो चैनल है अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक शेयर करें दोस्तों। फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी दोस्तों। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियोज़ में होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।